हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। स्ट्रेस एंड इट्स मैनेजमेंट से स्टार्ट करेंगे। स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस रेफर्स टू अ साइकोफिजियोलॉजिकल स्टेट दैट रिजल्ट्स व्हेन सर्टेन फीचर्स ऑफ एन इंडिविजुअल्स एनवायरनमेंट अटैक और इम्पिंज ऑन दैट पर्सन। तो स्ट्रेस क्या है? साइको एंड फिजियोलॉजिकल स्टेट है। साइकोलॉजिकल स्टेट भी है और साथ साथ फिजियोलॉजिकल भी है, क्योंकि आपके मेंटल के साथ साथ फिजिकल इफेक्ट भी होते हैं स्ट्रेस के। आपकी बॉडी में भी चेंजेस होते हैं, आपके मेंटल स्टेट में भी चेंजेस होते हैं। और जब आपका एनवायरनमेंट ही आपको अटैक करता है या आपके अगेंस्ट हो जाता है तो आपको स्ट्रेस होना शुरू हो जाता है। तो उसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे कि ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह से स्ट्रेस होता है। तो स्ट्रेस जो है वो ज़रूरी नहीं है हमेशा नेगेटिव ही हो, कई बार पॉजिटिव स्ट्रेस भी होता है, जैसे जिसके कॉन्सिक्वेंसेस पॉजिटिव होते हैं। जैसे अगर आप एग्ज़ाम का स्ट्रेस लेके पढ़ रहे हो तो आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, जिसको हम बोलते हैं यू स्ट्रेस। लेकिन नेगेटिव स्ट्रेस जो होता है उसको स्ट्रेन बोला जाता है, या फिर डिस्ट्रेस भी बोलते हैं। कहीं कहीं पे आपको डिस्ट्रेस भी लिखा हुआ मिलेगा। तो डिस्ट्रेस वो होता है जिसके कॉन्सिक्वेंसेस नेगेटिव होते हैं। तो अगर आपको किसी एक्सीडेंट या किसी और चीज़ की वजह से स्ट्रेस है तो वो डिस्ट्रेस है या फिर स्ट्रेन है। लेकिन अगर आपको किसी अच्छी चीज़ की वजह से स्ट्रेस है या कुछ अच्छा आगे जाके अच्छा होगा उसके लिए आपको स्ट्रेस हो रहा है तो वो यू स्ट्रेस होता है। तो यहाँ पे इन्होंने स्ट्रेस को करके दिखाया हुआ है, रिलेशन बिटवीन स्ट्रेस एंड परफॉर्मेंस। स्ट्रेस और परफॉर्मेंस का क्या रिलेशन है कि धीरे धीरे आपका जैसे स्ट्रेस बढ़ता है तो आप अपने स्ट्रेस के ऊपर काम करना शुरू करते हो, आप मेहनत करना शुरू करते हो, तो आपकी परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है, एक ऑप्टिमल लेवल पे आ जाती है। लेकिन अगर आप उससे भी ज़्यादा स्ट्रेस लेना शुरू कर देते हो धीरे धीरे आपकी परफॉर्मेंस डाउन होना शुरू हो जाती है। इसको हम कर्वीलिनियर कर्व बोलते हैं। मतलब कि एक ऑप्टिमल लेवल ऑफ स्ट्रेस लेना ज़रूरी है किसी भी काम को करने के लिए। उससे ज़्यादा लोगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, आप एक परफॉर्मेंस भी नहीं दे पाओगे अच्छी, और आपकी हेल्थ भी ख़राब होगी। इसलिए स्ट्रेस लेने का भी एक ऑप्टिमल लेवल होना चाहिए। तो स्ट्रेस जो है उसके काफ़ी सारे कॉजेज हो सकते हैं। तो ये इन्होंने यहाँ पे दो टाइप का स्ट्रेस दिखाया है, यू स्ट्रेस एंड नेगेटिव स्ट्रेस, जिसको स्ट्रेन लिखा हुआ है। और ज़्यादा स्ट्रेस लेने से फाइनली क्या हो जाता है? बर्नट आउट हो जाता है। बर्नट आउट मतलब जब आप एग्जॉस्ट हो जाते हो। क्या है कॉजेज ऑफ स्ट्रेस? तो वर्क एनवायरनमेंट में तो बहुत सारे कॉजेज ऑफ स्ट्रेस होते हैं, जिसको इन्होंने चार मेजर कैटेगरीज में डाला हुआ है। तो चार कैटेगरीज कौन सी है? फिजिकल स्ट्रेसर्स हो गए, टास्क मतलब काम से रिलेटेड हो गए, रोल स्ट्रेसर आपके जॉब रोल से रिलेटेड हो गए, इंटरपर्सनल स्ट्रेसर्स हो गए, एक दूसरे के साथ जो रिलेशन होते हैं आपके वर्क एनवायरनमेंट में, एम्प्लॉय के रिलेशन हो सकते हैं या फिर एम्प्लॉय और मैनेजर के। फिजिकल स्ट्रेसेस में वर्किंग कंडीशंस आ जाती हैं, जैसे अगर आपके जहाँ पे आप काम कर रहे हो वहाँ पे पुअर अर्गोनॉमिक्स है। अर्गोनॉमिक्स क्या होता है? अर्गोनॉमिक्स मतलब आप जहाँ काम कर रहे हो वहाँ पे एम्प्लॉय की कंफर्ट के हिसाब से चीज़ें बनाई हुई हैं, बैठने की, खड़े होने की, काम करने की। अगर उन सब चीज़ों का ध्यान रखा है कि उसको गर्मी ना लगे, उसका जो जहाँ वो काम कर रहा है वहाँ पे टेम्परेचर एकदम ठीक हो, उसको बैठने में कंफर्टेबल रहे, उसको फिजिकली ज़्यादा एफर्ट ना लगाना पड़े उठने में, वो अर्गोनॉमिक्स होता है। लेकिन अगर पुअर अर्गोनॉमिक्स है तो उससे स्ट्रेस होता है एम्प्लॉय को, और ज़्यादा स्ट्रेस होने की वजह से एम्प्लॉय काम नहीं कर पाता। अब कैसे पुअर अर्गोनॉमिक्स कैसे होता है? जैसे बहुत ज़्यादा नॉइज़ आ रही है जहाँ आप काम कर रहे हो, वो नॉइज़ पोल्यूशन की वजह से आप काम नहीं कर पा रहे, बहुत ज़्यादा गर्मी है, डर्टी जगह है, गंदी जगह पे है, और भी फिजिकल कंडीशंस होती हैं। तो वो ऐसी कंडीशंस हैं जैसे पानी नहीं है साफ़ पीने का, बहुत सारी हो सकती हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि आप हमेशा स्ट्रेस में रहते हो और फाइनली आप एग्जॉस्ट हो जाते हो। टास्क रिलेटेड जॉब स्ट्रेसेस क्या होते हैं? जो आपके काम से रिलेटेड होते हैं, जैसे वर्क ओवरलोड हो गया, या टाइम प्रेशर है, या लैक ऑफ कंट्रोल है, मतलब कंट्रोल नहीं है आपका अपने काम पे, या जो आपका लीडर है उसका स्टाइल बहुत ज़्यादा ऑटोक्रेटिक है जिसको आप कोप अप नहीं कर पा रहे हो, और पुअर करियर अपॉर्चुनिटी है आपके काम में। तो इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस करती हैं, आपका वर्क डिमांड बहुत हाई है। तो फैक्टर्स लाइक जॉब इनसिक्योरिटी क्रिएट एंग्जाइटी, तो आपको इस तरह की चीज़ें एंग्जाइटी क्रिएट करती है, फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करती है। इवन जब कभी कभी क्या होता है, नई टेक्नोलॉजी भी इंट्रोड्यूस होती है तो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाते हैं, क्योंकि उनको वो यूज़ करना इतना इजीली आता नहीं है, उनको वो चीज़ मतलब वो नहीं कर पाते हैं। तो ये सब चीज़ें टास्क स्ट्रेसर में आती हैं। फिर आते हैं रोल स्ट्रेसर। रोल स्ट्रेसर में क्या होता है? एक तो रोल कॉन्फ्लिक्ट होता है, दूसरा होता है रोल एम्बिगुटी।
रोल कन्फ्यूजन, एम्बिगुइटी मतलब कन्फ्यूजन। तो रोल कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है कि एम्प्लॉय से क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है और उसकी एबिलिटी कितनी है, उसकी एबिलिटी उतनी नहीं है जितना आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो कॉन्फ्लिक्ट होता है। इंटर रोल कॉन्फ्लिक्ट अकर्स व्हेन एक्सपेक्टेशंस ऑफ डिफरेंट रोल्स आर इन कॉन्फ्लिक्ट। तो जैसे एक लेडी हैं जो मदर भी हैं और वो काम भी करती हैं कहीं पे, उनके दो रोल आपस में कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, वो घर का भी ध्यान रखती हैं, बच्चों का भी, और ऑफिस भी जाती हैं, तो वो दोनों रोल को हैंडल नहीं कर पा रही हैं, वो इंटर रोल कॉन्फ्लिक्ट हो गया। इंट्रा रोल कॉन्फ्लिक्ट अकर्स व्हेन रोल एक्सपेक्टेशंस ऑफ डिफरेंट पीपल, एग्जाम्पल द बॉस एंड अ कोलीग आर इन कॉन्फ्लिक्ट विद ईच अदर। तो इंट्रा रोल में मतलब कि आपस में दो लोगों की कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, जैसे बॉस और उसके कोलीग के। फिर आ जाता है पर्सनल रोल कॉन्फ्लिक्ट, जब आपके खुद के बिलीव और वैल्यू आपके रोल से कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं। अगर आप जैसे पर्सनली किसी को चीट नहीं करना चाहते, बट आपकी कंपनी ये कहती है कि आप अपने कस्टमर्स को चीट करो या आप उनको झूठ बोलो, तो वो आपके पर्सनल रोल कॉन्फ्लिक्ट है। या आप पर्सनली वैसा नहीं चाहते हो लेकिन आपकी ऑर्गेनाइजेशन ऐसा चाहती है, तो आपको वो करना पड़ता है सेल को बढ़ाने के लिए। A.K. Srivastava conducted a study using standardized psychometric tools on a group of 400 first liner supervisor। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि एक बार एक स्टडी हुई थी साइकोमेट्रिक टूल का यूज करके, 400 फर्स्ट लाइन सुपरवाइजर्स के ऊपर स्टडी करी गई थी। उन्होंने सुपरवाइजर का रोल, स्ट्रेस और नीड फॉर अचीवमेंट, जॉब एंजाइटी, ये सब स्टडी किया था। तो इन्होंने अनोवा जो स्टैटिस्टिकल टेक्निक होती है, आपस में जो 3-4 चीज़ों को कंपेयर करते हैं हम, उसको कंपेयर करके फाउंड आउट किया था कि रोल कॉन्फ्लिक्ट एंड रोल एम्बिग्विटी हैव अ सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑफ एंजाइटी। तो जब रोल कॉन्फ्लिक्ट होता है या रोल एम्बिग्विटी होती है तो बहुत स्ट्रेस होता है। चौथी चीज़ आ जाती है आपके इंटरपर्सनल स्ट्रेसर्स। इंटरपर्सनल मतलब लीडरशिप स्टाइल, अगर आपका जो उसकी वजह से स्ट्रेस है, या ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी की वजह से, या वर्क प्लेस में डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रही है, अब्रेसिव पर्सनालिटीज़ है, दूसरों के साथ अगर आपकी किसी तरीके से नहीं बन पाती है, बहुत ही ज़्यादा रिजिड एनवायरनमेंट है, या ऑटोक्रेटिक लीडरशिप है, किसी भी तरह की लीडरशिप है जो आप जिसके साथ नहीं अडेप्ट कर पा रहे हो, तो इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स इज अ सोर्स ऑफ, पॉलिटिक्स बहुत होती है कभी कभी किसी किसी वर्क कल्चर में, तो वो भी एक जॉब स्ट्रेस का ही रीज़न होता है। तो ये सारी चीज़ें होती है, खासकर अगर सेक्सुअल हरासमेंट या डिस्क्रिमिनेशन, इस तरह की चीज़ें वर्क एनवायरनमेंट में आती है, तो ये इंटरपर्सनल स्ट्रेसेस में आ जाते हैं। फिर आते हैं मॉडल्स ऑफ जॉब स्ट्रेस। तो इसमें 3 तरह के मॉडल ये डिस्कस करेंगे। पहला है इंटरैक्शनल मॉडल, दूसरा मॉडरेटर मॉडल, तीसरा है ट्रांजैक्शनल मॉडल। तो सबसे पहले ये कह रहे हैं कि स्टार्टिंग में जो मॉडल लाए थे उनका नाम था इंटरैक्शन मॉडल। अब इंटरैक्शन मॉडल का फोकस ये था कि जॉब स्ट्रेस का कॉज क्या है, तो स्टिमुलस क्या है और उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, उसका रिस्पॉन्स क्या है, क्या कॉज है और उसका इम्पैक्ट क्या है, इफेक्ट क्या, कॉज एंड इफेक्ट मतलब। तो मोस्ट ऑफ दीज मॉडल्स पॉस्टुलेटेड दैट मोर डिमांडिंग द स्ट्रेसर ग्रेटर द चांस दैट इट वुड लीड टू स्ट्रेन, मतलब जितना ज़्यादा स्टिमुलस डिमांडिंग होगा उतना ज़्यादा स्ट्रेन होगा। और उसके बाद रिसर्चर्स ने रियलाइज़ किया कि स्ट्रेसर स्ट्रेन रिलेशनशिप जो है वो मॉडरेटेड हो सकता है कुछ और फैक्टर्स के थ्रू भी। तो फिर मॉडरेटर मॉडल आया। मॉडरेटर मॉडल का मतलब था कि और चीज़ों पे भी डिपेंड करता है, जैसे एज पे भी डिपेंड करता है, जेंडर पे भी डिपेंड करता है। तो मॉडरेटर मॉडल ये कहता है कि स्ट्रेस और स्ट्रेन का रिलेशन आपस में जो है, जो स्ट्रेसर है मतलब जो स्ट्रेस कर रहा है और जिसकी वजह से स्ट्रेन हो रहा है, वो सब चीज़ें सिर्फ डायरेक्टली मतलब आप नहीं बोल सकते कि एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी, क्योंकि उसमें कुछ और मॉडरेटिंग फैक्टर्स आ जाते हैं जैसे एज और जेंडर। तो दोनों ने ही स्ट्रेसर और उसके स्ट्रेन का रिलेशन बताने की कोशिश की थी, पर दोनों ने एक चीज़ मिस कर दी कि स्ट्रेस प्रोसेस कैसे होता है। तो उसको समझने के लिए फिर आया ट्रांजैक्शनल मॉडल। यहाँ पे स्ट्रेस प्रोसेस को समझने के लिए ये मॉडल बनाया था कि स्ट्रेस कैसे डेवलप होता है, कैसे प्रोसीड होता है, फिर कैसे कॉन्सिक्वेंसेस के ऊपर इतना फोकस एक्चुअली नहीं था इसमें। स्ट्रेस हैपन्स ड्यू टू फेलियर ऑफ अ प्रॉपर पर्सन एनवायरनमेंट फिट। तो ये बोलते हैं कि स्ट्रेस जो होता है ना तब होता है जब पर्सन और एनवायरनमेंट फिट नहीं हो पाता, मतलब वो पर्सन उस एनवायरनमेंट में फिट नहीं हो पाता। तो मिसफिट की वजह से क्या होता है, इन्वायरमेंट की डिमांड और इंडिविजुअल की परसीव कैपेसिटी अगर आपस में फिट ना हो तो स्ट्रेस होना शुरू हो जाता है। तो ये इस अकॉर्डिंग टू ट्रांजैक्शनल मॉडल है। अब कुछ स्पेसिफिक थ्योरीज भी हैं
जैसे कि पहली थ्योरी है पर्सन एनवायरनमेंट फिट थ्योरी, जो इसी मॉडल के ऊपर बेस्ड है कि जो स्ट्रेस होता है ना वो इनकॉन्ग्रुइटी की वजह से होता है। इनकॉन्ग्रुइटी मतलब आपस में जब मैच नहीं करते हैं, पर्सन उसकी कैपेसिटी और उसका एनवायरनमेंट आपस में मैच नहीं करता है। तो इनकॉन्ग्रुइटी मतलब जो एनवायरनमेंट डिमांड कर रही है लेकिन पर्सन वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं। फिर आती है जॉब डिमांड एंड जॉब कंट्रोल मॉडल। इसमें क्या बोल रहे हैं, देयर आर टू बेसिक डायमेंशंस ऑफ वर्क। वर्क के दो डायमेंशंस होते हैं, जॉब डिमांड एंड जॉब कंट्रोल। जॉब डिमांड्स आर दी वर्कलोड डिमांड, मतलब जो आपकी जॉब आपसे डिमांड करती है। एंड वाइल जॉब डिसीजन लैटिट्यूड रेफर्स टू द एम्प्लॉयर्स एबिलिटी टू टेक डिसीजंस। अब जॉब कंट्रोल मतलब आप कितना अच्छा डिसीजन ले पाते हो। तो दो फैक्टर हो गए काम के, एक होता है जॉब डिमांड, दूसरा जॉब कंट्रोल। तो आप इन दोनों के बीच में कितना बैलेंस बना पाओगे उस पर डिपेंड करता है कि आपको कितना स्ट्रेस होता है। तो इसको यहाँ पे दोनों को इन्होंने एक मैट्रिक्स में दिखा दिया है। ये आपको हाई दिखा रहा है कि हाई जॉब डिमांड है, हाई जॉब कंट्रोल है। यहाँ पे लो जॉब डिमांड है, लो जॉब कंट्रोल है। इधर हाई जॉब डिमांड है लेकिन लो जॉब कंट्रोल है। तो डिमांड ज़्यादा है और जॉब कंट्रोल जो है वो लो है। ऐसे यहाँ पे हाई डिमांड है और हाई जो जॉब कंट्रोल है। तो इस तरीके से इन्होंने 4 मैट्रिक्स में इसको डिवाइड कर दिया है। अब थ्योरी ये कह रही है कि सबसे ज़्यादा स्ट्रेस तब होता है जब जॉब कंट्रोल कम होता है और जॉब डिमांड हाई होती है। मतलब ये वाला जो लो वाला पार्ट है इसमें आपका जॉब कंट्रोल कम है लेकिन जॉब डिमांड हाई है, तो सबसे ज़्यादा स्ट्रेन होता है। मतलब आपका कंट्रोल नहीं है अपनी जॉब पे, आप डिसीजन नहीं ले सकते, लेकिन आपकी जॉब से आपसे बहुत ज़्यादा डिमांड किया जा रहा है काम, तो उस पर डिपेंड करता है। तो ये दोनों फैक्टर्स आपस में कैसे हैं उस पर स्ट्रेस डिपेंड करता है। फिर आता है द वाइटामिन मॉडल विच वॉज प्रपोज बाय वॉर टू स्पेसिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेसर्स एंड द एम्प्लॉय हेल्थ एंड वेलबींग। अब वाइटामिन मॉडल है तो इसको इन्होंने क्या किया है, एम्प्लॉय की हेल्थ के साथ रिलेट किया है। तो इसमें इन्होंने बोला है कि सम फीचर्स ऑफ वर्क हैव अ लीनियर इफेक्ट अप टू अ लेवल आफ्टर विच इफेक्ट बिकम्स कांस्टेंट। तो जैसे विटामिन के साथ कंपेयर कर रखा है कि विटामिन सी के साथ, जैसे विटामिन का क्या होता है कि जैसे जैसे आप उन्हें लेते जाते हो तो आपकी बॉडी में इम्प्रूवमेंट आती है, लेकिन एक लेवल के बाद वो भी बंद हो जाता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल सैलरी हो गई या सेफ्टी हो गई, सैलरी और सेफ्टी इस तरह के फैक्टर्स हैं। तो पहले तो शुरुआत में ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत इससे मतलब हैप्पी रहता है एम्प्लॉय, पर धीरे धीरे क्या होता है कि इनका भी इफेक्ट कम हो जाता है। तो ये इन्होंने विटामिन सी और विटामिन डी का जो दिखाया हुआ है, तो इसलिए इसका नाम भी विटामिन मॉडल है कि आप ज़्यादा विटामिन डी लोगे तो स्किन कैंसर होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से ज़्यादा भी ये सारी चीज़ें होने से स्ट्रेस होना शुरू हो जाता है। तो ज़्यादा आपको सैलरी मिलेगी तो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ज़्यादा डिमांड होगी, तो वो ज़्यादा स्ट्रेस करेगा। तो ये बताना चाह रहे हैं। फिर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ जॉब स्ट्रेस, कि जॉब स्ट्रेस के क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। तो इसमें एक तो पॉजिटिव है कॉन्सिक्वेंस यूज स्ट्रेस का, और एक है नेगेटिव। नेगेटिव का कॉन्सिक्वेंस होता है बर्नआउट। बर्नआउट का मतलब है जब आप बिल्कुल एग्जॉस्ट हो जाते हो। तो मीडिएटिंग फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है, आपकी एज कितनी है, आपका जेंडर क्या है, और भी चीज़ें हैं, फैमिली एनवायरनमेंट कैसा है। तो यू स्ट्रेस क्या होता है, हेल्दी स्ट्रेस होता है जिससे आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है। जैसे अगर आपको एग्ज़ाम के लिए तैयारी करनी है तो वो यू स्ट्रेस है। अगर आप स्ट्रेस नहीं लोगे तो आप तैयारी भी नहीं करोगे, तो वो यू स्ट्रेस हो गया। स्ट्रेन क्या होता है, जो आपकी हेल्थ को ख़राब करता है। और अगर काम में स्ट्रेन हो, वर्क पे स्ट्रेन हो, तो लोग एब्सेंट होते हैं, छुट्टी कर लेते हैं, लो परफॉर्मेंस आउटपुट होता है, बर्न आउट हो जाता है। सो मैस्ला हैज़ यूज्ड अ 3 डायमेंशनल वाइसेस टू डिफाइन बर्नट आउट। बर्नट आउट को समझाने के लिए उन्होंने 3 चीज़ें बताई हैं। एक है इमोशनल एग्जॉशन, दूसरा डीपर्सनलाइजेशन, तीसरा लैक ऑफ पर्सनल अकम्पलिशमेंट। तो जो एम्प्लॉय बर्न आउट से सफ़र कर रहा है वो इमोशनली टोटली एग्जॉस्ट हो जाता है, उसको कोई इमोशनल एनर्जी उसके अंदर नहीं रहती, क्योंकि आपको खुद ही आपने भी फेस किया हुआ है कि जब आप बहुत स्ट्रेस में होते हो तो आपके अंदर एनर्जी नहीं होती इमोशनली बिल्कुल भी, और वो अपने आप को एक बिल्कुल ही गलत तरीके से देखना, अपने आप को एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करना शुरू कर देता है। मतलब वो कंपनी में बिल्कुल भी अपने आप की वो नहीं सोचता है कि बिलोंगिंगनेस नहीं रखता कि मेरी कंपनी है। वो अलग ही डिफरेंट तरीके से अपने आप को सोचता है कि मैं तो बस यहाँ पे काम करने आता हूँ, चला जाता हूँ।
और फाइनली लैक ऑफ पर्सनल अकम्पलिशमेंट, मतलब वो अपनी परफॉर्मेंस को आगे बहुत ज़्यादा डी वैल्यू कर देता है। तो ये तीन जो चीज़ें हैं ये दिखाती हैं कि कैसे हम बर्न आउट हो जाते हैं। फिर मीडिएटिंग फैक्टर्स हैं। मीडिएटिंग फैक्टर्स जो आपके स्ट्रेस को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं या कम कर सकते हैं, इनको रिसोर्सेज भी बोलते हैं। रिसोर्सेज रेफर टू द कंडीशन विद इन द वर्क प्लेस। तो वर्क प्लेस की कंडीशंस को ही रिसोर्सेज बोला हुआ है इन्होंने, जैसे कि कंट्रोल एट वर्क हो गया, सोशल सपोर्ट, कोपिंग स्टाइल, सेल्फ एस्टीम, पर्सनालिटी ट्रेट। तो ये सब मीडिएटिंग फैक्टर्स हैं। जैसे हमने पढ़ा था कि एज, जेंडर, ये सब चीज़ें मीडिएटिंग फैक्टर्स हैं, ऐसे ही ये भी मीडिएटिंग फैक्टर्स हैं जो आपके स्ट्रेस को या तो बढ़ा सकती हैं या कम कर सकते हैं। तो ये मीडिएटिंग फैक्टर्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।